तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद। और इस इफेक्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बेकर और नाथन, इसलिए इसी को बेकर और नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो आते हैं, पहले हम इसे परिभाषित करते हैं कि होता क्या है बच्चों ये अति संयुग्मन। तो देखो बच्चों, जब कोई भी CH, अल्फा CH बंध किसी असंतृप्त समूह, जैसे कि पाई बॉन्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है, इनके साथ संयुग्मन करता है, ठीक है, तो इसे ही बोला गया है क्या, अति संयुग्मन। मतलब सिग्मा CH बंध का असंतृप्त समूह। अब ये असंतृप्त समूह हो सकते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है ना, और फ्री रेडिकल, अगर इनके साथ संयुग्मन कर लेता है तो हम इसे बोलते हैं अति संयुग्मन। संयुग्मन कर लेने का मतलब है कि जो सिग्मा CH बॉन्ड है वो असंतृप्त समूह की तरफ विस्थापित हो जाता है। समझ गए ना? तो इस तरह का इफेक्ट कहलाता है अति संयुग्मन। इसमें बनने वाले जो अनुनादी रूप हैं उनमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपको बिना किसी बंध के उपस्थित रहता है, इसलिए से बिना बंध का अनुनाद भी बोलते हैं। मतलब आप देखोगे कि जब अति संयुग्मन होगा तो जो विभिन्न अनुनादी रूप बनते हैं उनमें हर एक अनुनादी रूप में एक हाइड्रोजन जो है बिना बंध के जुड़ा रहता है, मतलब उस अनुनादी रूप को छोड़ के नहीं हटता, इसलिए इसको बोला गया है बिना बंध का अनुनाद। ओके, अब देखो इसको, इसमें देखते हैं हम एल्कीन में। एल्कीन में अति संयुग्मन, देखो यहां पर जो ये कार्बन है, ये वाला है ना, हम इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये जो हाइड्रोजन है ये कहलाएंगे अल्फा CH हाइड्रोजन, या इन्हीं को बोला जाएगा अति संयुग्मित हाइड्रोजन। समझ गए ना? तो इस तरह से जो ये अल्फा CH बॉन्ड है, या ये और ये, इनमें से कोई भी बॉन्ड, इस अगर हम एल्कीन में देख रहे हैं तो ये है हमारा असंतृप्त समूह पाई बॉन्ड, तो इस तरफ से ये इस तरह से संयुग्मन कर रहा है, उसकी तरफ खिसक रहा है, और इस तरह यहां पर H+ फ्री हो गया और यहां डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो तो पाई बॉन्ड था वो CH2 में शिफ्ट हो गया, तो ये एक अनुनादी रूप बन गया जिसमें एक H फ्री है, और ये इतनी शीघ्रता से चलता है कि अगला जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, तो यहां पर H+ ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर अगला बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये H+ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के जो 3 अल्फा CH बॉन्ड अति संयुग्मित जो हाइड्रोजन थे, या अति संयुग्मित जो बंध था सिग्मा ये वाला, ये पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, संयुग्मन कर रहा है, तो हम कहेंगे एल्कीन में ये एक अति संयुग्मन उत्पन्न हो गया। इस अति संयुग्मन के कारण ही जो ये CH3 ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन कुछ एसिडिक नेचर के भी हो जाते हैं इस तरह, और यही रीजन है कि ये आसानी से हट भी जाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। ऐसे ही अगर हम एक कार्बोकैटायन में चले, तो कार्बोकैटायन में ये जो कार्बन है ना, एक असंतृप्त कार्बन है, इसलिए ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे में यहां पर इस तरह से H+ प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह से फिर यहां पर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, अगला ये बन जाएगा, और इस तरह से कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, 3 ये, जो कि अति संयुग्मन के कारण, और एक तो ये ओरिजिनल है ही। तो इस तरह से जितने ज्यादा अल्फा CH होते जाएंगे, अति संयुग्मन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और अति संयुग्मन बढ़ने से अणु की ऊर्जा में, एनर्जी में कमी आ जाती है बच्चों, और कमी आने से उस अनुनादी रूप का जो, या कहें अणु का जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि अगर एल्कीन में अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है
तो अति संयुग्मन बढ़ेगा, और अति संयुग्मन बढ़ेगा तो एल्कीन का स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले ये लिखा है कि अति संयुग्मन समानुपाती है अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होंगे अल्फा सी एच, उतना ही ज्यादा अति संयुग्मन होगा, और अनुनादी रूपों की संख्या होगी 1 प्लस अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणु। मतलब एक तो वो ओरिजिनल रहेगा जिसमें अति संयुग्मन प्रारंभ होगा, तो जितने अति संयुग्मित हाइड्रोजन होंगे उतने ये जो रूप बन जाएंगे। तो इस तरह से ओरिजिनल फॉर्म में हम इतने सारे जो इसके अनुनादी रूप हैं उनको जोड़ देंगे। यही रीजन है कि अनुनादी रूपों की संख्या हम इस तरह लिखते हैं। अब देखो यहां पर चले, तो यहां पर सोचो आप कि H कितना है, तो ये 0 है। यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं बच्चों 6। ठीक है, यहां कितने हैं देखो आप 6 3 9, और इसमें चले जाएं तो ये कितने हो गए 12। तो ये जो इनके हाइड्रोजन है संयुग्मित अति संयुग्मित हाइड्रोजन, इनकी संख्या, तो इस तरह से पहले वाले का एक ही अनुनादी रूप रहेगा सिर्फ यही। इस वाले में चले जाएं तो 3 और बन जाएंगे, और एक खुद है तो हो गए 4, इसमें चले जाओगे तो 7, इसमें चले जाओगे तो 10, और इसमें जाओगे तो 13। तो जितने ज्यादा संयुग्मित हाइड्रोजन है अति संयुग्मित हाइड्रोजन है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है अति संयुग्मन। इसका मतलब है कि लास्ट वाले में इस वाले में सबसे ज्यादा संयुग्मन होगा। और अगर हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटाना शुरू कर दें, अभी यहां देखो आप, यहां पर जो अल्फा सी एच है, अगर आप यहां देखें कि ये कितने हैं 3 है। अब यहां कितने रह गए बच्चों 2, यहां कितना रह गया 1, और यहां कितना हो गया 0। तो सबसे ज्यादा अति संयुग्मन किस में हुआ इस वाली प्रोटीन में, फिर उससे और कम होता गया। यहां देखना है ये है अल्फा सी एच, ठीक है, अल्फा कार्बन, ना कि ये वाला। तो इस तरह से आपको अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करने हैं, और उनको देख के ही आपको लिखना है कि कितना संयुग्मन हो रहा है, कितने संयुग्मित रूप बनेंगे, मतलब अनुनादी रूप। फिर आगे यही लिख दिया मैंने कि एल्कीन अगर आपको दी गई है और उसका स्थायित्व तो पूछा गया है, तो एल्कीन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणु। जितने ज्यादा अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणु होंगे बच्चों, उतना ही ज्यादा उसमें संयुग्मन होगा, अति संयुग्मन होगा मतलब, और इतना जितना ज्यादा अति संयुग्मन होगा एल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी स्थायी होती जाएगी। इसका मतलब है एथीन से ज्यादा स्थायी है प्रोपीन, प्रोपीन से ज्यादा स्थायी हो गई आइसोब्यूटीन, समझिए ना इस तरह से। तो यहां पर अगर हम चले कि यहां पर HC आएगा ये, तो इस तरह से यहां पर लगातार इन एल्कीन्स का स्थायित्व तो बढ़ता जा रहा है, और इस तरह से ये सबसे ज्यादा स्थायी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये एल्कीन जो है कम स्थायी है या ज्यादा स्थायी है। ये वाली एल्कीन हम यहां से हटा के इस तरह से कुछ लिखें, ये वाली यहां पर तो मैं यहां ऐसा लिख दूं बच्चों कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इससे ज्यादा स्थायी लेकिन ये वाली है। अब आता है कि ये क्यों है, जबकि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन तो बराबर है, फिर ये वाली ज्यादा स्थायी क्यों बना दी मैंने, ये कम क्यों बनाई। तो रीजन क्या है बच्चों कि अगर आप इस वाली एल्कीन को देखो, ठीक है, और यहां पर अगर संयुग्मन होता है अति संयुग्मन, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसका जो अति संयुग्मित रूप बना अनुनादी रूप ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो निगेटिव चार्ज है वो 2 डिग्री एक कार्बन आयन है ना। मतलब अति संयुग्मन के कारण अगर हम इस अणु में देखें तो 2 डिग्री कार्ब एनाइन बनता है। लेकिन सोचो इसको कि अगर आप इसका अति संयुग्मित रूप बनाएं, ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं यहां पर एक बना के बता दूं कि ये है CH2, ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा यहां ले लो कि यहां पर अगर आप बना के देखोगे तो CH डबल बॉन्ड यहां H फ्री कर दें, और यहां तो CH3 था ही, और यहां पर अगर आप देखेंगे
तो ये CH2 ये है और ये है 1 डिग्री कार्ब एनाइन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 डिग्री कार्ब एनाइन बन रहा है, इसमें 2 डिग्री। दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन ये ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री कार्ब एनाइन ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री कार्ब एनाइन, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। समझ गए ना? तो इस तरह से ये ज्यादा स्थायी है। और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें एल्कीन के स्थायित्व को पहचानना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे एल्कीन उतने ही ज्यादा क्या होंगे बच्चों? स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि अति संयुग्मन बढ़ेगा। अब एक और आता है क्वेश्चन की हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी। तो देखो, जब हम डबल बॉन्ड को हटाएं और हाइड्रोजन जोड़ें तो जो एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी, मतलब हाइड्रोजनीकरण में जो ऊष्मा निकलेगी। तो ये ध्यान रखें कि हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके? एल्कीन का स्थायित्व। मतलब है कि हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी जो है वो एल्कीन के स्थायित्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो एल्कीन जितनी स्थायी होती है, ध्यान रखें, उसकी हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो वो जो अंतर आ रहा है कि कितनी आनी चाहिए और कितनी आ रही है एक्चुअल में, उसे हम अनुनादी ऊर्जा बोलते हैं। जैसे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड की जो होनी चाहिए हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी उससे कहीं कम आती है। तो वो कितनी कम आई? वो डिफरेंस बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा होगी, जो कि लगभग 150 किलो जूल के आसपास की होगी। तो अगर हम इन एल्कीन्स में, इन तीनों में, चारों में देखें कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी कहां होगी, तो देखो बच्चों, अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखें, पहले वाला, ठीक है, मेसिटाइलिन, तो इसमें 3, 3, 6, 3, 9, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड की ये अल्फा पोजीशन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो 9 है। फिर इसमें चले जाए, हम इसी का एक अनुनादी रूप ऐसा बना दें, तो अब इसमें देखो, आप 3 और 3 6 और 2 8 ही क्या है? 2 ये हो गए और 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, 8 हो गए। इसमें चले जाओ तो आपके पास 2 ये हैं, 2 ये हैं और 1 मिथाइल है, तो 4 और 3 7 हो गए। और इस वाले में चले जाए तो टोटल 6 ही दिख रहे हैं। समझ गए ना? तो सबसे कम स्थायी एल्कीन हो गई ये वाली, चौथे नंबर की। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी इसी में निकलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। तो कोई भी एल्कीन अगर आपको दी गई है दो, अब मान लो मैंने कहा ये एक एल्कीन है और एक एल्कीन ये है, अगर हमें कहें कि इनकी हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और एक एल्कीन में ऐसे बना दूं, तो देखो सबसे कम स्थायी ये वाली है क्योंकि इसमें 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। इसमें चले जाए तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें भी चले जाओ तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। फिर आता है कि इनकी एनर्जी में अंतर क्यों है, तो ये सबसे कम स्थायी है क्योंकि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है। उसके बाद इसका आ जाएगा, ये सिस फॉर्म में है, इनमें थोड़ा सा रिपल्सन होता है जिससे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और ये सबसे ज्यादा स्थायी होगी। तो ये इस तरह से HOH का ऑर्डर है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इस तरह से हमें एल्कीन में हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी का ऑर्डर निकाल लेना है, स्थायित्व निकालना है। ये यहां तक बात क्लियर है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, आप देखोगे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में। अभी हम देखेंगे जब हम कार्बोकैटाइन पढ़ेंगे तो वहां पर इनका यूज देखेंगे। फिर एक होता है उत्क्रम अतिसंयुग्मन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है बच्चों कि जब किसी बेंजीन रिंग में ऐसा कोई ग्रुप जैसे कि CX3, CF3, CCl3, CBr3 या NH3 या NR3, इस तरह के जब ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये जो C है अल्फा पोजीशन का और ये डबल बॉन्ड, इनमें एक संयुग्मन वाली स्थिति बन रही है। तो यहां पर संयुग्मन इस तरह का होता है कि बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है
वो हैलोजन की तरफ विस्थापित हो जाता है या बाहर की तरफ विस्थापित हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं उत्क्रम अति संयुग्मन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा दिख रहा है। उसमें आपने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड पाई की तरफ जा रहा था, इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा की तरफ जा रहा है। तो यह मुख्यतः अल्फा सी एक्स युक्त प्रतिस्थापी बेंजीन में मिलता है, जहां एक्स हैलोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन एल्काइल भी, जिससे बेंजीन वलय का पाई बॉन्ड सी एक्स बॉन्ड के साथ संयुग्मन कर लेता है। और ऐसा होने से आप देख रहे हैं कि बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में क्या आ जाएगा बच्चों, जो है धनावेश आ जाएगा। और धनावेश आ जाने के कारण यहां क्या होगा कि जो बेंजीन वलय है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो बेंजीन वलय में जो ऑर्थो और पैरा स्थितियां हैं वहां धनावेश आ गया, इसीलिए बेंजीन वलय कम क्रियाशील हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति, और इसमें जो भी प्रतिस्थापन होगा वो केवल मेटा स्थिति में हो सकता है, ऑर्थो और पैरा में नहीं होगा। तो हम CX3 का या NH3 प्लस का जो मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट है वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। और ऐसा होने के कारण ही मेटा पोजीशन में आप देख रहे हैं कि जो एनिलीन को नाइट्रिक एसिड में रखते हैं तो ये बन जाता है एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन, है ना। और ये आयन का जब नाइट्रेशन होता है तो इसमें आप देख रहे हैं मेटा भी बनने लगता है, मतलब एनिलीन का अगर हम नाइट्रेशन कराएं तो मेटा भी लगभग 50% बन रहा है। इसका रीजन है NH3 एक बेसिक ग्रुप है और नाइट्रिक एसिड से प्रोटॉन लेके एनिलीनियम आयन बना लेता है, और फिर जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो ये मेटा पोजीशन में भी क्या कर देता है, नाइट्रेशन देता है, और कुछ एनिलीन बचे हुए रहते हैं, जिससे इस तरह से ये भी बनता है, 51% नाइट्रो कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरह से ये जो है ऑर्थो प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर नहीं होगा NH2, यहाँ से मैं इनको हटा दूं, मतलब NH3 ये कभी बनेंगे जब यहाँ पर NH2 ग्रुप हो। तो ऐसा नहीं है कि 100% ही एनिलीनियम आयन में बदल गए, मतलब जो एनिलीनियम आयन में बदल गए उनमें तो बना मेटा, और जो नहीं बदल पाए उनमें बन गया ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। ऐसे CCl3 बेंजीन वलय में जुड़ा हो ब्रोमिनेशन कराओगे तो मेटा ब्रोमो प्रोडक्ट्स बनेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से ये है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, अति उत्क्रम अति संयुग्मन, और ये है हमारा संयुग्मन। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं इन तीनों उपरोक्त तीनों प्रभाव का प्रभावी क्रम देखें कि मान लो किसी अणु में हमें अनुनाद प्रभाव भी दिख रहा है, अति संयुग्मन भी दिख रहा है, प्रेरणिक प्रभाव भी दिख रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? तो बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है अनुनाद प्रभाव, और इससे कहीं ज्यादा प्रभावी है एरोमेटिकता, समझिए ना। अगर किसी कार्बोकैटायन का स्थायित्व देखना होता है तो हमें इन चारों प्रभाव को देखना होता है कि पहले एरोमेटिकता तो नहीं है, अगर कार्बोकैटायन एरोमेटिक है तो सारे प्रभाव छोड़ देते हैं हम, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एरोमेटिकता नहीं है तो फिर हम अनुनाद प्रभाव देखते हैं, अगर उसमें अनुनाद हो रहा है तो फिर हम अति संयुग्मन नहीं लेंगे, केवल अनुनाद प्रभाव से स्थायित्व बताएंगे। अब यदि मान लो अनुनाद प्रभाव नहीं है तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व अति संयुग्मन से देखना है, और जब अति संयुग्मन भी ना हो तो फिर प्रेरणिक प्रभाव से निर्धारित करना है। तो इस तरह से हमें जो है किसी भी कार्बोकैटायन का, किसी भी कार्बेनाइन का, फ्री रेडिकल का हमें अगर वहां देखना है, ठीक है, स्थायित्व, तो हम इन प्रभाव को इसी क्रम में देखेंगे। मतलब सबसे पहले एरोमेटिकता देखोगे, अगर वो नहीं है तो अनुनाद प्रभाव देखोगे, अगर वो नहीं है तो अति संयुग्मन देखोगे, वो नहीं है तो प्रेरणिक प्रभाव। जैसे मैं यहाँ कहूँ ये है डबल बॉन्ड और ये है CH2+, इसमें अनुनाद प्रभाव भी है, और अगर हम इसमें चले जाएं ये वाला तो यहाँ अति संयुग्मन है, लेकिन ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड है जो अनुनाद दर्शाएगा, मतलब यहाँ से ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा तो दो अनुनादी रूप बन जाएंगे, और ये पाई बॉन्ड के सकने से इसलिए ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन है देन इससे। इसमें केवल दो ही अति संयुग्मित हाइड्रोजन है, तो ये दो अनुनादी रूप ये भी बनाएगा दो ये, लेकिन ये ज्यादा स्थायी रूप है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो आप CH3 CH2+ और CH3 CH2 CH2+, यहाँ पर 3 अल्फा अति संयुग्मित हाइड्रोजन है ना, यहाँ केवल 2 है ये वाले।
तो यहाँ पर अति संयुग्मन ज्यादा है, यहाँ पर अति संयुग्मन कम है। लेकिन अगर आप प्रेरणिक प्रभाव देखें तो यहाँ CH3 का प्रेरणिक प्रभाव है, तो यहाँ C2H5 का प्रेरणिक प्रभाव है। तो प्रेरणिक प्रभाव तो इस वाले में ज्यादा है, इथाइल ग्रुप वाले में, इसमें कम है। लेकिन यहाँ अति संयुग्मन ज्यादा है और यहाँ कम है। तो हम यहाँ पर इनका स्थायित्व तो अति संयुग्मन से दिखाएंगे, ना कि प्रेरणिक प्रभाव से। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ठीक है। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर मान लो आप किसी अणु में ऐसा देखते हैं कि कई प्रकार के हाइड्रोजन हैं और उनकी क्रियाशीलता का क्रम आपसे पूछ ले, तो सबसे पहले आप उस हाइड्रोजन की पोजीशन देखो और उसके दोनों तरफ कि ये अगर हटा दें, सोचो आप फ्री रेडिकल बन जाए, तो इस कार्बन की इस तरफ 3 तो ये हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, 2 ये है, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो संयुग्मन भी होगा। तो इस वाले में अगर हम H हटा दें, प्लस लगा दें या मुक्त मूलक बना दें, तो यहां अनुनाद भी है और अति संयुग्मन है, और अति संयुग्मित हाइड्रोजन है 5। दूसरे वाले में अगर हम इस वाले दूसरे हाइड्रोजन को देखें तो यहां पर अनुनाद भी है, अति संयुग्मन भी है, लेकिन अति संयुग्मन 2H का है ना? यही 2H जो थर्ड पोजीशन में, यही तो इसके लिए सेकंड पोजीशन के लिए अति संयुग्मित हाइड्रोजन। फिर आप और आगे चले जाएं, इस वाले में देखो आप, तो इसमें अगर आप अति संयुग्मन में सिर्फ अति संयुग्मन, मतलब इस पोजीशन में अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो यहां केवल 2 ही हाइड्रोजन अति संयुग्मित है और 2 यहां से हो जाएंगे इसके, सॉरी, तो 4 अति संयुग्मित हाइड्रोजन है। और इस वाले में चले जाएं तो केवल 2 अति संयुग्मित है, और अगर आप यहां पर कार्बोकैटाइन बना देते हैं या फ्री रेडिकल, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल 1 ही अति संयुग्मित हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटाइन पहले वाले हाइड्रोजन के हटने से बनेगा, और यही कारण है कि सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब पहले वाला, सॉरी 1 डिग्री नहीं, पहले वाला हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा 5वां। और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये बता दूं तो ये तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है विनाइल हाइड्रोजन है, और विनाइल फ्री रेडिकल या विनाइल कार्बोकैटाइन स्थायी नहीं होता। ठीक इसी तरह यहां पर मान लो हम HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें जो कार्बोकैटाइन बना होगा, जैसे ही ये H यहां पर अटैक करेगा, है ना, तो ये कार्बोकैटाइन बनेगा जो स्टेबल है, और इसीलिए इससे फिर Br ऐड होगा, तो यही मेजर बन जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं अनुनाद प्रभाव ज्यादा प्रभावी है, सॉरी हाँ अनुनाद, तो यहां पर कौन प्रभावी है? अनुनाद प्रभाव। किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन। कि अगर हम यहां पॉजिटिव चार्ज लगाते तो 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होते और 2 इस तरफ से हो जाते, लेकिन यहां पर अनुनाद प्रभाव कहीं क्या होगा बच्चों? ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बने। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें तीनों प्रभाव में एक क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे CH3 होल थ्राइस C+ और C6H5 CH2X, और मान लो मैं यहां कहूं X, कौन अधिक क्रियाशील है? क्रियाशीलता किसमें? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में। तो देखो अगर हम इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा तो ये इसका कार्बोकैटाइन बनेगा, और इसमें जाए तो C6H5 CH2+। लेकिन यहां देखो अति संयुग्मित जो बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन है वो है 9, इसलिए ज्यादा स्थायी है। इसमें केवल जो है इसमें अनुनाद है, ठीक है, इसमें अति संयुग्मित हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का रीजन पूछा जाए तो वो है अति संयुग्मन, ना कि अनुनाद, ना ही प्रेरणिक प्रभाव। और ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन से भी ज्यादा स्थायी होता है। केवल यहीं पर ध्यान रखना है कि ये बेंजाइल से ज्यादा स्थायी, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन फिर इससे कम स्टेबल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अति संयुग्मित हाइड्रोजन 9 है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें अति संयुग्मन का महत्व अच्छी तरह समझना है, कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम है। हम वैसे कार्बोकैटाइन में ये पूरा डिस्कस दोबारा करेंगे अनुनाद का। तो देखो अनुनाद, सॉरी अति संयुग्मन का, तो अति संयुग्मन कहाँ कहाँ यूज होगा? कार्बोकैटाइन के स्थायित्व में, फ्री रेडिकल के स्थायित्व में, है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में, एलाइलिक प्रतिस्थापन में,
ये आएगा आपका अनुनाद अति संयुग्मन, है ना। इसके अलावा मिथाइल ग्रुप का जो या कहें एल्काइल ग्रुप का जो डायरेक्शनल इफेक्ट है वहां भी अति संयुग्मन का ही यूज है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हमने यहाँ पर अति संयुग्मन अच्छी तरह से समझा। अब हम बाकी जो अगला इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो उसको हम अगले टर्न में स्पष्ट करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं यही बता ही देता हूँ, ठीक है, 5-10 मिनट में तो ये खत्म हो जाए टॉपिक। फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जो असंतृप्त अणु है जैसे एल्कीन या कार्बोनिल कंपाउंड, उनमें जो पाई बॉन्ड होता है, अगर वो पाई बॉन्ड किसकी उपस्थिति में खिसकता है, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उसकी मांग के अनुसार खिसकता है, तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फिर से सुने, असंतृप्त समूह में चाहे वो एल्कीन हो, कार्बोनिल यौगिक हो, साइनाइड हो, अगर पाई बंध का विस्थापन अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें पाई बंध का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव अनुनाद प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है कि पाई बंध किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में विस्थापित होगा, किस परमाणु में विस्थापित होगा पाई बंध, जो निर्धारित करेगा प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, ठीक है, या हम कहें ऋण विद्युताएं। और ये बच्चों इसके लिए सिर्फ जरूरी है कि अणु में पाई बंध हो, बाकी संयुग्मन में हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे एल्कीन में है तो एल्कीन में पाई बंध का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव की दिशा में होता है कि पाई, अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं, ठीक है, ये असम्मित एल्कीन है, तो पाई बंध का विस्थापन आप देख रहे हैं कि प्रेरणिक प्रभाव की दिशा जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ये है, तो पाई बॉन्ड ऐसा खिसकेगा। क्यों? क्योंकि यहां जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पाई बॉन्ड दूसरी तरफ चला जाएगा और इसका पोलराइजेशन इस तरह होगा। अगर क्रियात्मक समूह है, ठीक है, की उपस्थिति में पाई बंध अनुनाद के द्वारा निर्धारित होता है कि आप देख रहे हैं कि पाई बंध इस तरह से जो है खिसकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है -r अनुनाद प्रभाव है, तो जिस डायरेक्शन में अनुनाद प्रभाव आ रहा है पाई बॉन्ड उसी डायरेक्शन में खिसक गया और यहां पर आपने देखा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से ये लॉन पेयर था, अनुनाद हुआ तो यहां पर आपने देखा पॉजिटिव चार्ज आ गया ये वाला, और इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस तरह से इसमें जो है +r का डायरेक्शन है। अगर विषम परमाणविक क्रियात्मक समूह में पाई बंध है तो पाई बंध हमेशा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ ही खिसकेगा। जैसे CO में अगर आप पाई बॉन्ड खिसकाएंगे अभिकर्मक की उपस्थिति में तो ये इसी तरह से खिसकेगा, लेकिन एल्कीन में आप प्रेरणिक प्रभाव से निर्धारित करोगे इस तरह से। फिर दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट +E। ध्यान रखें, जब पाई बंध टूटे और उसी पाई बंध से अभिकर्मक आके जुड़ जाए तो ये कहलाता है धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये भी बता दूं कि ये इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मिलता है या फिर कहें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। तो प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन और योग, ई से ई याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक समूह खुद इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं और इसलिए पाई बॉन्ड को खुद ही अपने आप से जोड़ लेते हैं और इस तरह से एक कार्बोकैटायन बनता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक योग अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उनमें ये मिलता है। बेंजीन वलय में देख लो पाई बॉन्ड से ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, या एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक योग देख लो उसी पाई बॉन्ड से आगे जुड़ा है। तो जब पाई बॉन्ड खिसके और उसी पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए और कार्बोकैटायन बन जाए तो ध्यान रखें वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होगा। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव हमेशा ऋणायनों के लिए ही उत्पन्न होगा। मतलब जब नाभिक स्नेही आएगा तो नाभिक स्नेही पाई बॉन्ड को खिसकाता है लेकिन उस पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा बल्कि उसके विपरीत धनावेशित कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड खिसके और उसी बंध से जुड़ जाए तो +E, और उस बंध से ना जुड़े बल्कि उसके विपरीत कार्बन धनावेशित कार्बन से जुड़ जाए तो हम बोलते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आप देखोगे जितनी भी नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन उनमें ये मिलेगा। जैसे हम कार्बोनिल यौगिकों में चले जाए तो साइनाइड का योग देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड ऑक्सीजन में खिसका लेकिन जो इन ये है नाभिक स्नेही समूह वो कार्बन से जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए -E इफेक्ट लगता है। तो -E माइनस समूहों को जोड़ने के लिए
और प्लस ई प्लस समूहों को जोड़ने के लिए उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है अति संयुग्मन और अनुनाद, जिससे बहुत सारे गुणों की व्याख्या हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैटर। अब बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले टाइम।